नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिरण यादव आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे विद्युत के बारे में और हमने पढ़ लिया था विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक तो एम्पियर की परिभाषा कि एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम चालकता के बारे में, विशिष्ट चालकता के बारे में, तथा लास्ट में पढ़ेंगे हम प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम। इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं हम एम्पियर की परिभाषा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एम्पियर की परिभाषा क्या है। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है ये परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, देखिए ध्यान देना, एम्पियर की परिभाषा क्या है, एक एम्पियर की परिभाषा क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं एक एम्पियर की परिभाषा में। देखिए, किसी धारावाही चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक एम्पियर कहलाती है। एक एम्पियर कहलाती है। मतलब क्या हुआ, किसी धारावाही चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जैसे ये कोई धारावाही चालक है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की बाहर, मतलब एक सिरे के अंदर प्रवेश करेंगे, दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड में इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन यदि 1 सेकंड में निकल जाते हैं इस सिरे से इस सिरे के बाहर की ओर, 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बाहर निकल जाते हैं, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो उस परिपथ में कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित होती है? 1 एम्पियर प्रवाहित होती है। ठीक है, समझ में आ गई। देखो ध्यान देना, आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 कूलाम बटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से आएगी देखना। तो 1 कूलाम बटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये ऊपर भी कूलाम है और नीचे भी कूलाम है। ठीक है, कूलाम से कूलाम कैंसिल और इसका भाग 1 में देंगे, तब आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तब कितना आता है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 एम्पियर कब होती है? जब एक सिरे से दूसरे सिरे से बाहर की ओर, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसे कहते हैं 1 एम्पियर। तो उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। समझ में आ गई बात। ये एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछी हुई है कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गई। तो एग्जाम में डायरेक्ट भी आपको पूछ रहे कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, समझ में आ गई। ये सूत्र कहां से आया? ये आया आपका Q बराबर, मैंने लिखा था Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर क्या हो गया? Q बटा E। इलेक्ट्रॉन की संख्या N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या Q कूलाम, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 कूलाम बटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, और कितना आ गया? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है,
समझ में आ गई यहाँ तक बात। ये एग्जाम में आजकल सबसे ज्यादा फोकस इसी क्वेश्चन पर है, तो ध्यान रखना 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम विद्युत घनत्व के बारे में। आगे बढ़ते हैं विद्युत घनत्व के बारे में। विद्युत घनत्व बोल दो या धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व के बारे में, तो अपना टॉपिक होगा धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। ठीक है, देखो धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व होता है किसी धारावाही परिपथ में, किसी धारावाही परिपथ में किसी बिंदु पर किसी धारावाही परिपथ में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व कहलाती है। मतलब क्या हुआ, कोई भी धारावाही परिपथ है, उसके किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धाराएं क्या कहलाती है, उसकी धारा घनत्व। क्या कहलाती है, धारा घनत्व। मतलब क्या हो गया, धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल। और धारा यानी विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रा क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, आपको एक तो विद्युत धारा का मात्रक पूछे या एक पूछे धारा घनत्व का मात्रक। तो ध्यान रखना, धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, धारा घनत्व कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे हुई, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत इलेक्ट्रॉनों को गुजारना पड़ेगा। जैसे ये क्षेत्रफल है, इसके अभिलंबवत, तो दिशा हो गई इसके लंबवत। ठीक है, तो इसका मतलब कैसी होगी, धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ठीक है, तो आपकी विद्युत धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है। ठीक है, ये होता है आपका धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत निकली हुई धारा क्या होती है, धारा घनत्व। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम चालकता की। आगे किसकी बात करते हैं, चालकता की। देखिए चालकता क्या होती है। बात करते हैं चालकता। देखिए चालकता में, चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता क्या होती है। ठीक है, देखो ध्यान देना, हमने पढ़ा था प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, आवेश धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और धारा के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा के प्रवाह को क्या बोलते हैं, चालकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी चालकता और प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के व्युत्क्रम। क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो इसकी परिभाषा हो गई प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाती है। मतलब प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध तो क्या करता है, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, और चालकता क्या करती है, धारा के प्रवाह में सहायता करती है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। समझ में आई मेरी बात, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चालकता
बराबर 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध, ये होती है आपकी चालकता। ठीक है, बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इस चालकता से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेंगे इसके मात्रक से। किससे पूछे गए हैं? मात्रक से। तो ध्यान देना, इसके मात्रक की बात करें तो एक तो हो गया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो एक तो हो गया प्रति ओम, 1/ओम बोल दो या प्रति ओम बोल दो। एक बोलते हैं इसको ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। समझ में है मेरी बात? कितने मात्रक हो गए? एक तो हो गया सीमेन बोल दो इसको, या फिर बोलते हैं ओम इनवर्स, या बोलते हैं 1/ओम या प्रति ओम। ठीक है, 3 मात्रक हो गए। मात्रक तीनों सेम है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में कैसे भी घुमाकर आपको पूछे कि चालकता का मात्रक क्या होता है, प्रति ओम बोल दो, ओम इनवर्स बोल दो या सीमेन बोल दो। समझ में है मेरी बात? ये तीनों मात्रक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे भी आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। 1/ओम बोल दो, ओम इनवर्स बोल दो या सीमेन बोल दो, या क्या बोल दो? सीमेन बोल दो। ये किसके मात्रक हैं? चालकता के। ठीक है, और चालकता क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बातें? ये बात हो गई चालकता की। ठीक है, आगे बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता की देखिए, देखो एग्जाम में जो ये टॉपिक चल रहे हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको लिखेंगे सिग्मा से। किससे लिखेंगे? सिग्मा से। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है? देखो ध्यान देना, हमने पढ़ा था अभी चालकता क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। समझ में आई? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो आइए बात करते हैं विशिष्ट चालकता क्या हो गई? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। ठीक है, देखो एग्जाम में ये परिभाषा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा भी डायरेक्ट आती है ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट 1 विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो यहां से ध्यान रखना, मात्रक सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। सभी कमेंट्स करना, जवाब देना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सभी कमेंट्स करना, जवाब दीजिए, सभी कमेंट्स कीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं विशिष्ट चालकता का मात्रक, और विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा? 1 विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर, जो हमने पिछले वाले वीडियो में निकाला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता बोल दो या विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो। ठीक है, समझ में आ गई? तो 1 ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया 1/ओम इंटू मीटर। तो इसको बोल सकते हैं प्रति ओम इंटू मीटर। क्या बोल सकते हैं? अब ध्यान देना, यहां पर इसको एक तो बोल सकते हैं प्रति ओम इंटू मीटर। एक तो मात्रक ये हो गया, ध्यान देना, यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए। दूसरा मात्रक हो गया, इस ओम को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स प्रति मीटर।
ओम इनवर्स, ओम को ऊपर ले गया तो ओम इनवर्स बटा मीटर, ठीक है। एक इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, महो प्रति मीटर। ओम का उल्टा क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, महो। ओम का उल्टा क्या होता है, महो। ओम का उल्टा क्या होता है, महो। एक बात और यहां से निकल के आई है कि आपका जो एक तो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, एक हमने पढ़ाया भी चालकता। क्या पढ़ाया है, चालकता। तो चालकता का मात्र क्या आया, एक तो ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना हमेशा, महो। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो, ये ध्यान रखना। चालकता का एक मात्रक पढ़ा है हमने, ओम इनवर्स, और एक और मात्रक क्या होता है, महो। क्या होता है, महो। देखो ऐसे नहीं याद रखो तो ऐसे याद रख लेना, OHM, ये तो होता है ओम, और इसका उल्टा करो तो MHO, महो। हो गया क्या, देखो उस उल्टा तो क्या हो गया ओम, और इसका जैसे उल्टा करेंगे तो क्या हो गया, M को आगे ले लो, HO, महो। तो ध्यान रखना, इस ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, महो। क्या लिख सकते हैं, महो। समझ में आ रही है बात। तो इसके क्या क्या मात्रक हो गए, प्रति ओम इंटू मीटर, ओम इनवर्स मीटर, ओम इनवर्स बटा मीटर, एक हो गया महो बटा मीटर, महो बटा मीटर। समझ में आ गई, तीन मात्रक हो गए। आगे है इस ओम को, अभी हमने पढ़ा है चालकता के अंदर कि विशिष्ट जो प्रतिरोध है उसको क्या बोलते हैं, सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, सीमेन। अरे इनके मात्रकों का ध्यान रखना, जैसे ओम इनवर्स को और क्या बोला है मैंने, सीमेन। क्या बोला है, सीमेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीमेन प्रति मीटर, सीमेन प्रति मीटर, ठीक है। तो इसके तीन चार मात्रक क्या क्या हो गए, दोबारा ध्यान देना। सबसे पहले मैं स्टार्ट से बात कर रहा हूं, चालकता की मात्रक क्या क्या होते हैं, ओम इनवर्स, एक तो ओम इनवर्स हो गया, एक महो हो गया, एक हो गया सीमेन हो गया, ठीक है। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम का उल्टा हो गया ओम इनवर्स। ओम के उल्टे को क्या बोलते हैं, महो, या फिर बोलते हैं इसको सीमेन। तीन मात्रक हो गए चालकता के। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता में पहला मात्रक हो गया प्रति ओम इंटू मीटर, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर। विशिष्ट चालकता की बात करें तो प्रति ओम इंटू मीटर, क्योंकि ये नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रति ओम इंटू मीटर, ठीक है। ओम को यदि मैं ऊपर ले जाऊं तो इसको क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स। तो यहां पर आ गया ओम इनवर्स प्रति मीटर, ठीक है। या फिर इसको बोलेंगे महो प्रति मीटर। क्या बोलेंगे, महो प्रति मीटर, यानी महो प्रति मीटर। और लास्ट हो गया महो को क्या बोलते हैं, सीमेन। तो सीमेन प्रति मीटर। ओम इनवर्स लिख दो, महो लिख दो, सीमेन लिख दो, एक ही बात है। तीनों किसके मात्रक हैं, प्रतिरोध के। तो ओम इनवर्स प्रति मीटर, महो प्रति मीटर, सीमेन प्रति मीटर। तो ध्यान देना, यहां पर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इनके मात्रक में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अच्छे से समझना है, 2-3 बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई इन मात्रकों की। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गई ये, ठीक है। समझ में आ गई यहां तक बातें, ये बात हो गई विशिष्ट चालकता की, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन की। किसकी बात करेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन की। प्रतिरोधों के संयोजन की। तो प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांतर संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। एक तो होता है समांतर संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज संयोजन, और एक होता है पैरेलल संयोजन। दो प्रकार के संयोजन होते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिरोधों का संयोजन। टॉपिक होगा अपना प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। और इसमें पहला होगा श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन में देखो क्या होता है, सीरीज में इसमें जो भी प्रतिरोध होंगे वो क्या होंगे, एक ही तार से सीरीज में क्रम से जुड़े हुए होंगे। कैसे, ध्यान देना, जिसमें कोई परिपथ बना रहा हूं, ये मान लो R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये R3 प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ पर V1 भी विभवांतर है, V2 भी विभवांतर है और V3 भी विभवांतर है, ठीक है। और इनमें धारा क्या बह रही है, I धारा बह रही है, ठीक है। ये इसी के बैटरी से जुड़े हुए हैं और ये इनकी कुंजी है,
और ये क्या है, एम्पियर घड़ी है। क्या है, एम्पियर घड़ी है। ठीक है, ये तीन प्रकार की चीजें हैं। तो देखो ध्यान देना, प्रतिरोध है R1, R2, R3, इन पे विभव है V1, V2, V3। ठीक है, और धारा क्या बह रही है, I। धारा क्या बह रही है, I धारा इसके अंदर फ्लो हो रही है, बह रही है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले, हमें पता है कि आपका V बराबर क्या होता है, IR। क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है, अब बात करते हैं सिर्फ इस प्रतिरोध पर। तो इस प्रतिरोध पर आपका V1 बराबर क्या होगा, IR1। ठीक है, इस प्रतिरोध पर V2 बराबर क्या होगा, IR2। और इस तीसरे वाले प्रतिरोध पर V3 बराबर क्या होगा, IR3। ठीक है, जब टोटल विभव क्या है, इसके योग के बराबर। ठीक है, इसके योग के बराबर, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, टोटल विभव इनके योग के बराबर होगा। तो V, अब V इक्वल टू क्या होता है, IR। V बराबर क्या है, IR। तो V, इस V की जगह मैंने क्या लिख दिया, IR। ठीक है, V1 क्या है आपका, IR1। V1 क्या है, IR1। V2 क्या है, IR2। और V3 क्या है, IR3। ठीक है, सभी से I को कॉमन लिया, I को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल प्रतिरोध क्या हो गया, जो इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कुल प्रतिरोध है वो अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। मतलब क्या हुआ, तीनों का जोड़ आएगा, वो किसी भी एक से तो अधिक आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी बहुत बार आई हुई है, क्या कि इस श्रेणी क्रम में क्या निकल के आती है यहां से बातें, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अधिकतम प्रतिरोध से भी, अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है, अधिक होता है। कैसे, देखो ध्यान देना, इस लाइन को समझना, इस पॉइंट को समझना। पॉइंट क्या है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। कैसे होता है, ध्यान देना, मैं यहां पे प्रतिरोध ले लूं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, ध्यान देना सभी, R बराबर क्या हो गया, मैंने 2 ओम ले लिया, 3 ओम ले लिया, 4 ओम ले लिया। टोटल ओम कितना हुआ, 5 और 4 9 ओम। कुल प्रतिरोध कितना हुआ, 9 ओम। अब अधिकतम प्रतिरोध कितना है इस परिपथ में, 4 ओम। तो इस 4 ओम से तो ज्यादा है ना 9, अरे इस 4 ओम से अधिक है ना 9 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, श्रेणी क्रम परिपथ में कुल प्रतिरोध देखो, कुल प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध यानी 4 से भी अधिक होता है। समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना इस लाइन का। ये एग्जाम में ऐसे कैसे आई हुई है, क्या हुआ है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ठीक है, यदि श्रेणी क्रम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके कि श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, तो बताइए कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या करना है, डायरेक्ट चारों को जोड़ना है। क्या करना है, डायरेक्ट चारों को जोड़ना है। मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जितने भी आपको दे रखे हैं श्रेणी क्रम में, उनको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोध है उनका डायरेक्ट योग। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन की बात करें तो देखना, ध्यान देना, देखो क्वेश्चन है मेरा, कमेंट करना, जवाब देना सभी। श्रेणी क्रम में 6 ओम, 7 ओम तथा
9 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। कमेंट करना, जवाब देना सभी, लगे हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध कितना होगा? सभी कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। सभी कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। सभी कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए कि श्रेणी क्रम में 6 ओम, 7 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए सभी, कितना होगा? देखो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे कितने भी लगे हुए हो उन सबका डायरेक्ट ही हो। तो इसका मतलब R बराबर क्या हो गया? 6 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। कितना हो गया? 6 7 13, 13 और 9 कितना हो गया? 22 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 22 ओम, ठीक है। समझ में आ गई? ये बात हो गई श्रेणी क्रम संयोजन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है। आइए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो देखिएगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। आइए बात करते हैं। समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध लगा दिए मैंने, ये लो लगा दिए, एक तो ये लगा दिया, एक लगा दिया ये, और एक लगा दिया ये। ये क्या है? किसमें है? समांतर क्रम संयोजन में। तीनों ही किसमें है? समांतर क्रम संयोजन में है, ठीक है। और इनसे एक ओम जी के है, एम्पियर ए वोल्ट की घड़ी, और ये बैटरी इसकी, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए, और ये, ठीक है। इसके अंदर धारा आई बह रही है। जब आई धारा बहेगी तो इन तीनों में बटेगी, 3 हिस्सों में बटेगी। तो ऊपर तो क्या जाएगी? I1, इसमें जाएगी मान लिया I2, और इसमें मान लिया हमने I3, ठीक है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये R3, ठीक है। और सभी पे मान लो V वोल्ट विभव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? V वोल्ट विभव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या होता है। देखो हमें पता है V बराबर क्या होता है? IR। इसका मतलब क्या हुआ? I बराबर क्या हो गया? V बटा R। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR, तो I बराबर क्या हो गया? V बटा R, ठीक है। अब आपको पता है ये I धारा कितने हिस्सों में टूटी है? 1 2 3, I1 I2 I3 भागों में टूट गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी I धारा किसके योग के बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के बराबर है, ठीक है। और आपको पता है I बराबर क्या है? V बटा R, तो यहाँ पे लिख दो V बटा R। I1 क्या होगा? V बटा R1, I2 क्या होगा? V बटा R3, और I3 क्या होगा? सॉरी I2, और I3 क्या होगा? V बटा R3। सब में V कॉमन है तो V कॉमन लेके काट दो। V कॉमन लोगे तो V बटा R बराबर, यहाँ से V कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। V से V कैंसिल, तो क्या बच गया? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब क्या हुआ? ये आ गया समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ध्यान देना, यहां से एक बिंदु निकल के आता है, एक पॉइंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? मैंने श्रेणी क्रम में क्या लिखाया था आपको? अभी हमने पढ़ा है श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है? कुल प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। सॉरी, न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम। अभी चर्चा करते हैं इसकी। तो इसमें क्या हुआ कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, संयोजन में अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध
न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। ये एग्जाम में ऐसी की ऐसी एज टू एज ऐसी की ऐसी लाइन आई हुई है, समझ में मेरी बात क्या है? समांतर क्रम संयोजन में अधिकतम प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। मतलब क्या हुआ, ये टोटल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, ये क्या होता है, इन तीनों में से कोई सा भी ले लो, तीनों में जो न्यूनतम है उससे भी कम आता है ये कुल प्रतिरोध। ठीक है, आइए बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध कैसे निकालना है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मतलब सबका क्या करना है, व्युत्क्रम में योग करना है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बातें? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसे इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, सभी कमेंट्स करना, जवाब देना। चलिए देखिए, क्वेश्चन है मेरा, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में 3 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, 6 ओम के प्रतिरोध लगे हैं, प्रतिरोध लगे हैं। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? सभी कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। कमेंट कीजिए सभी, जवाब दीजिए। आइए बात करते हैं, समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। तो 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 1/r2, वो कितने भी लगे हुए हैं उन सबका उल्टा योग। तो 1/r बराबर क्या हो गया? r1 कितना है? 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम, सबका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 12। ठीक है, 3 का भाग 12 में देंगे कितना आया? 4। 4 का भाग 12 में देंगे कितना आया? 3। और 6 का भाग 12 में देंगे कितना आ गया? 2। जोड़ दो सभी को, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9/12। ठीक है, ये किसका मान आया? 1/r का। किसका आया? 1/r का। कितना आया? 9/12। तो r का मान क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ गया? 12/9। ठीक है, दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, तो 12 में 3 का भाग दिया तो 4 बार और 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार। ठीक है, अब इसका भाग इसमें दे दो, 3 एकम 3, कितना बच गया? 1.33 ओम। तो कुल कितना ओम आ गया? 1.33 ओम। समझ में आ गई यहाँ तक मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन से देखो, समांतर क्रम संयोजन में अधिकतम में कुल प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। कुल प्रतिरोध कितना है? 1.33 और न्यूनतम प्रतिरोध कितना है इसका? 3। इस परिपथ में कितना है? 3। तो 3 से कम है क्या? 1.33 कम है। इसका मतलब क्या हो गया? समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। जो सबसे कम प्रतिरोध है ना, उससे भी कम होता है। इसलिए प्रतिरोध कम लेंगे, इसलिए हम जो घरों में जो लाइटें वगैरह होती है वो कौन सी सीरीज में लगाई जाती है? समांतर क्रम संयोजन में। कौन से संयोजन में? समांतर पंखा वगैरह, लाइटें वगैरह है, वो कौन सी सीरीज में लगाई जाती हैं? समांतर क्रम संयोजन में। क्योंकि उससे क्या होता है? प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाते हैं तो हमें कुल प्रतिरोध होता है वो जितने भी न्यूनतम प्रतिरोध है उनसे भी कम मिलता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन वगैरह पूछे कि आपको जो लाइटें हैं, घर में जो लाइट वगैरह है, वो कौन से संयोजन में लगाई जाती है, तो कौन से संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में लगाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये लाइन बात हो गई। तो कुल प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में कैसे निकालते हैं? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, समझ में आ गई? ये बात हो गई प्रतिरोधों के संयोजन की। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।